दोस्तों इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ही रिक्वायरमेंट में ड्रोन एक बहुत बड़ा चीज है और शायद इसे ही देखते हुए अमेरिका से MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को भी भारत के द्वारा काफी बड़े मात्रा में और काफी महंगे दर पे परचेज किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में करीबन 31 MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों के डील को लेके चर्चा हुआ और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये डील लगभग फाइनल हो चुका है, जिसका लागत करीबन $3 बिलियन पड़ेगा। पर दोस्तों अब MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल भारत के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि भारत एक ऐसा ड्रोन बना रहा है जो किसी फाइटर एयरक्राफ्टों से ना कम होगा और ना ही किसी फाइटर एयरक्राफ्टों के आकार से छोटा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो नया ड्रोन है ये एक कॉम्बैट ड्रोन भी होगा और इसका आकार भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर तेजस मार्क 1A के जितना होगा। मतलब तेजस मार्क 1A के जैसे बड़े आकार के ड्रोन अब इंडियन नेवी में खाली शामिल ही नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से इंडिया के द्वारा इसे इंडिजीनियसली बनाया भी जा रहा है। अब दोस्तों ये ड्रोन असल में भारत का पहला स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे कि घातक ड्रोन और प्रोजेक्ट ओरा भी कहा जाता है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इस ड्रोन के डेवलपमेंट को लेके बैंगलोर स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा टेक्निकल अचीवमेंट मिला है। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि DRDO का शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ही इन ड्रोनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों इस ड्रोन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत असल में इंडिया को एक ऐसा ड्रोन मिलेगा जो कि ऑल ऑफ वेट कैटेगरी में करीबन 12.5 टन से लेके 13 टन तक होगा। मतलब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के ही वजन का होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे एक बेहतरीन और इसे एक इफेक्टिव अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में बनाने को लेके ही इस डिसीजन को लिया गया है कि इसके जो आकार और इसका जो वजन है ये कम से कम तेजस मार्क 1 जैसे हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के बराबर हो। वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अनमैन एरियल व्हीकल घातक के डेवलपमेंट में भारत को पहले ही एक बड़ा सफलता मिल चुका है, जब इसके मिनिएचर वर्जन या फिर कहते हो इसके फ्लाइंग टेस्ट विंग, जिसे कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विट कहा जाता है, उसका एक सफलतापूर्वक परीक्षण को भारत के द्वारा अंजाम दिया गया था। बेसिकली दोस्तों इसे स्वेप्ट ड्रोन भी कहा जाता है, जो कि घातक अनमैन एरियल व्हीकल का ही एक छोटा संस्करण है, जिसे कि 1 टन कैटेगरी के ड्रोन के रूप में बनाया गया है, ताकि इन ड्रोनों के डिजाइन और ड्रोनों के अलग अलग फीचर्स को पहले से ही टेस्ट किया जा सके। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि स्विफ्ट को और फ्लाइंग टेस्ट विंग के तहत रखा नहीं जाएगा, बल्कि इसे एक छोटे आकार के स्टेल्थ ड्रोन में भी कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि कुछ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों को कैरी कर सकेगा। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि भारत के लिए फिलहाल ये घातक अनमैन एरियल व्हीकल का प्रोजेक्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन एयरफोर्स के लिए AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों घातक अनमैन एरियल व्हीकल को एक इफेक्टिव स्वदेशी हथियार के रूप में बनाने के लिए इसे स्वदेशी इंजनों से भी लैस किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जो ड्राई कावेरी इंजनों को लेकर भारत को सफलता मिला है, उस सफलता का प्रयोग भारत घातक अनमैन एरियल व्हीकल में करेगा। मतलब इसमें 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले ड्राई कावेरी इंजनों का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोडक्शन को लेके या फिर कहे तो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइपों को बनाने को लेके ऑलरेडी गोदरेज एरोस्पेस को DRDO के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2025 से पहले ड्राई कावेरी इंजनों के सभी तरीके के परीक्षण को DRDO समाप्त करना चाहता है। दोस्तों 12.5 टन से लेके 13 टन कैटेगरी के जिन ड्रोनों को भारत के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसे लेके अब कई तरीके के अलग अलग खबर भी आ रहा है, जिसके मुताबिक ये जो ड्रोन है ये 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरने वाला एक ऐसा ड्रोन होगा जिसमें इंटरनल वेपन बे होगा। मतलब ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे हथियारों को अपने वेपन बे के अंदर छुपा के रखेगा, जिससे कि ड्रोन के जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बहुत अधिक होगा। ऊपर से दोस्तों इसके जो आकार है इसे भी B-2 बॉम्बर के जैसे ही फ्लाइंग विंग रखा गया है। मतलब इसके शेप के कारण भी इसके जो स्टेल्थ फीचर है ये काफी अधिक होगा। अब दोस्तों इस तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों को भारत के द्वारा केवल मात्र एक कॉम्बैट अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि भारत इसे एक अनमैन फाइटर बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अनमैन बेड़े को और मजबूत करने के लिए जहाँ पे घातक अनमैन एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट को लेके बड़े बड़े खबर आ रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ और एक स्वदेशी हथियारों के द्वारा भी इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े को मजबूत करने जा रहा है। और दोस्तों ये स्वदेशी हथियार असल में भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ लॉन्ग रेंज रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए ऐसे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्बों का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक बहुत ही बड़े मूव के तहत इंडियन एयरफोर्स अपने एरियल फायर पावर को मजबूत करने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया है। और ये 2 कॉन्ट्रैक्ट असल में इंडियन वेंडर्स के साथ है, जिसके अंतर्गत ऐसे एयर डिलीवरी म्यूनिशनों को सप्लाई किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस डील को लेके कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दिया गया और बताया जा रहा है कि शायद ये जो डील है ये डीआरडीओ के तरफ से ही डेवलप किया हुआ किसी एक हथियार को लेके है। पर एग्जैक्टली कौन सा हथियार है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब ये कितने रेंज का है, कितने वजन का है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बॉम्बों का जिक्र किया जा रहा है, तो सुदर्शन बॉम्ब्स का संभावना जहाँ पे काफी अधिक है, तो वहीं पे रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि डीआरडीओ के तरफ से इससे भी आगे बढ़ के अलग अलग टाइप के और भी बॉम्ब्स को बनाया गया है और शायद इनमें से कोई एक बॉम्ब डीआरडीओ से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये परचेज किया गया हो। पर दोस्तों चाहे जो भी हथियार हो, रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी तरीके का स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के टारगेटों को तबाह कर सकेगा। दोस्तों सुदर्शन बॉम्ब के अलावा डीआरडीओ के तरफ से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के रूप में गौरव और गौतम नाम से दो अलग अलग वेरिएंट के बॉम्ब को डेवलप किया गया है। दोनों ही प्रिसिजन गाइडेड वेपन है और ये सेल्फ नेविगेट होते हुए टारगेट को एंगेज कर सकता है। दोनों बॉम्ब ही ग्लाइड कर सकता है और लॉन्ग रेंज में टारगेटों को निशाना बना सकता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के कई तरीके के टारगेटों को तबाह करने का क्षमता इन बॉम्बों के पास है। और डीआरडीओ के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस तरीके के बॉम्ब को बनाया गया है और ये दोनों ही बॉम्ब अच्छे खासे अमाउंट में कन्वेंशनल म्यूनिशनों को कैरी कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों गौरव बॉम्बों को अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब श्रेणी के एक ऐसे हथियारों में गिना जाता है जो कि 1000 किलोग्राम वजन का है और दोस्तों ये लॉन्ग रेंज तक ग्लाइड हो सकता है, जबकि गौतम बम इसका करीब करीब आधा वजन का है और ये एक तरीके के नॉन विंग्ड वेरिएंट है जो कि 550 किलोग्राम के वजन के साथ है। हालांकि दोस्तों दोनों ही बॉम्ब मैन्यूवर कर सकता है और दोनों ही टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों बॉम्ब एक दूसरे के जैसे सिमिलर नहीं है, बल्कि दोनों के डिजाइन में भी काफी बदलाव है, जिनके कारण इन दोनों को आप अलग अलग श्रेणी के बॉम्ब के रूप में भी गिन सकते हैं, लेकिन दोनों के जो कार्य प्रणाली है वो लगभग एक ही तरीके का है। दोनों में ही CL-20 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि गौरव बम मतलब जो 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है ये असल में 100 किलोमीटर के रेंज तक जहाँ पे काम कर सकता है, तो वहीं पे गौतम जो कि 550 किलोग्राम का बॉम्ब है ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक काम कर सकता है। अब दोस्तों इस तरीके के बॉम्ब्स को खरीदने के बाद आप कह सकते हैं कि भारत को अन्य देशों के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में जहाँ पे मदद मिलेगा। तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक ऐसे बॉम्ब्स के लिए भारत के द्वारा बेसिकली इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के ऊपर ही निर्भर किया जाता था, जहाँ पे इजराइल से भारत की तरफ से बड़े मात्रा में स्पाइक श्रेणी के बॉम्ब को परचेस किया गया है, तो वहीं पे फ्रांस से भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के लिए जहाँ पे हैमर श्रेणी के बॉम्ब को परचेस किया गया है, तो वहीं पे बताया ये भी जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत के द्वारा हैमर श्रेणी के बॉम्बों को परचेस किया जा रहा है। अब दोस्तों डीआरडीओ के तरफ से जो अलग अलग श्रेणी के बॉम्ब्स का निर्माण किया गया है ये भारत के जरूरतों को जहाँ पे एक के बाद एक पूरा करेगा, तो वहीं पे और शायद आने वाले समय में भारत को एयर स्ट्राइक के लिए इजरायली स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स का जरूरत ना पड़े, बल्कि ये जरूरत भारत के स्वदेशी हथियारों के द्वारा ही पूरा किया जाए। हालांकि एग्जैक्टली ये भी नहीं कहा जा पा रहा है कि भारत के द्वारा क्या गौतम या गौरव श्रेणी के बॉम्बों को परचेस किया गया है या फिर कोई अन्य बॉम्ब परचेस किया गया है, पर दोस्तों लग तो रहा है कि डीआरडीओ के यही दो बॉम्बों का बड़े अमाउंट में खरीदारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो स्वदेशी तरीके से बनाए जाने वाले हथियार है ये भारत को आने वाले समय में कितना हद तक आत्मनिर्भर बना सकेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।